वेलकम टू अनअकैडमी। मैं मनोज जायसवाल। 17 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है। आप सबका मार्गदर्शन 2003 से ही कर रहा हूं और अब तक हजारों की संख्या में छात्रों का मार्गदर्शन कर चुका हूं। वहीं दूसरी ओर बहुत से छात्र बहुत अच्छी रैंक्स लगा चुके हैं यूपीएससी में और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस में भी। 2011 में यूपी पीसीएस टॉपर भी रह चुके हैं छात्र हमारे। अब मैं आपका एडुकेटर प्लस एडुकेटर हूं और मेरा कोड जो है वह मनो लाइव है। आपके साथ अच्छा अनुभव चल रहा है और मुझे आशा है कि आगे भी बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आपके मार्गदर्शन का। आपका यह शिक्षक कुछ विशिष्ट तकनीकों और शैलियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार हैं। एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम का बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करता हूं। AWC टेक्निक बेस्ड टीचिंग स्टाइल है, अर्थात आंसर राइटिंग कॉम्पिटेंस टेक्निक बेस्ड टीचिंग स्टाइल है, जो आपको पहली ही कक्षा से उत्तर लिखने में सक्षम बनाती है। मैं बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराता हूं क्लासेस में। साथ ही साथ जो लर्निंग मेथड मैंने इजाद किया है वह इतना यूनिक है कि स्टूडेंट्स पहली ही कक्षा से सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ पाते हैं और उन्हें याद भी रख पाते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस चलते रहते हैं। बैलेंस यूज ऑफ बोथ द लैंग्वेज इन द क्लासेस, मीन्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों का बहुत ही संतुलित प्रयोग करता हूँ। स्टडी मटेरियल PDF बोथ मीडियम में उपलब्ध कराता हूँ। रिवीजन और क्विज भी चलते रहते हैं और पिछली कक्षा का रिवीजन अगली कक्षा की शुरुआत के पहले भी किया जाता है। तो इस प्रकार की जो मोडस ऑपरेंडी क्लास की है उसमें आपको ऐसे बहुत से फायदे मिलते हैं। मेरा रेफरल कोड मनो लाइव है। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का मनो लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी क्रैक UPSC and UPPSC with India's largest learning platform. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators और अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ही आसानी से आपके द्वारा यूज किया जा सकता है। इसका ऑपरेशनलाइजेशन बहुत ही सरल है। अनअकैडमी एडवांटेज है, एनी टाइम एनीवेयर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं। आपकी कन्वीनियंस के अनुसार बेस्ट एजुकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से आपको सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। बेस्ट और मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस कोर्सेस आप एक्सेस कर पाते हैं। स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी है जो एकेडमिक कैलेंडर से सिंक्ड रहती है। मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में होता है। अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं और इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशंस एंड मास्टर क्लासेस भी आपको अनअकैडमी एडवांटेज के रूप में मिलती हैं। लर्नर्स का टेस्टिमोनियल्स भी इस समय बहुत सारे जो अनअकैडमी से सेलेक्ट हो रहे हैं सब अपना अपना टेस्टिमोनी देने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनी नहीं डाली जा सकती, फिर भी कुछ इस प्रकार हैं। स्वप्निल अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑफिसर रैंक फर्स्ट UPPSC 2018 में लगा चुके हैं। ये कहते हैं कि अनअकैडमी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम including UPPSC. Particularly, I found it helpful in understanding specific topics of GS2 and GS3.
और ये भी कहते हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू द अनअकैडमी टीम एंड रोमन साइनी सर फॉर प्रोवाइडिंग राइट डायरेक्शन इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो उधर मनोज कुमार झा जो CTO हुए यूपीपीसीएस 2018 में, ये कहते हैं कि आई अपीयर्ड इन मॉक इंटरव्यू कंडक्टेड बाय अनअकैडमी इन विच आई वाज इंटरव्यूड बाय एक्स यूपीपीएससी चेयरमैन। The feedback provided helped me to a great extent in my actual interview. I wish to express my gratitude to the Unacademy for making this mock interview during Corona time seamless experience. ऐसे ही शेखर भट्ट कहते हैं कि इन्होंने अनअकैडमी से गाइडेंस लिया करंट अफेयर्स और इंटरव्यू प्रोग्राम में, और अनअकैडमी का गाइडेंस इनको एग्जाम की तैयारी में बहुत हेल्प करता है, और ये बने हैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मिस्टर भट्ट। इसी तरह से आलोक कुमार पंकज भी कहते हैं कि इन्होंने अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन किया और इससे इन्हें बहुत बेहतर सफलता प्राप्त हुई। अनअकैडमी यूपीपीएससी एंड यूपी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है। आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए और 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। वहीं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, मिस मत कीजिए मित्रों, और सब्सक्राइब कीजिए। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सब्सक्राइब कीजिए मनो लाइव कोड के साथ और 10% का डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। तो हम लोग MCQ के थ्रू एक तरह से मैराथन ही चल रहा है हम लोगों का। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पॉलिटी को समझ रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में आपके लिए 111वां प्रश्न और पहला प्रश्न इस सेशन का कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। He draws up the minutes which contain cabinet decisions. He is the chairman of Chief Secretary's Committee. He ensures the implementation of cabinet decisions. कौन से करेक्ट हैं? कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह उन मिनट्स को तैयार करता है जिनमें मंत्रिमंडल के फैसले होते हैं। वह मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होते हैं। वो मंत्रिमंडल के फैसलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। अब देखना यह है कि आप इसमें अपना उत्तर क्या मानते हैं। देखिए, कैबिनेट डिसीजंस के मिनट्स तो तैयार करते ही हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी समिति के चेयरमैन होते हैं और कैबिनेट डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करते हैं। वास्तव में क्या होता है, तो ध्यान से आप याद रख लीजिएगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट की सभी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। सारी की सारी जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे, शामिल हैं। और कैबिनेट की मीटिंग्स में, बैठकों में कैबिनेट सेक्रेटरी उन मिनट्स को तैयार करते हैं जिनमें जो डिसीजंस लिए जाने होते हैं। प्रधानमंत्री के अप्रूवल के पश्चात ये जो है मिनट्स जो हैं वो सर्कुलेट किए जाते हैं सभी मंत्रियों को। तो किसके द्वारा? कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ही। और साथ ही साथ संबंधित सचिवों को भी वही मिनट्स को सर्कुलेट करते हैं। दूसरी ड्यूटी जो कैबिनेट सेक्रेटरी की है वो यह सुनिश्चित करें कि जो भी कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए गए हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है, और इस जो है के लिए यह एक तरह से उनका दायित्व ही है कि वो ये सुनिश्चित करें कि वो सारा मीटिंग्स जो है, सारा जो डिसीजन हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो सुनिश्चित करें। फिर इसके पश्चात उनका अगला काम है कि वो जो है जब प्रधानमंत्री या अन्य
जो है मंत्रियों को, कोई कैबिनेट मंत्रियों को सलाह दे रहे हों, तो ऐसे में वो क्या करें? तो उनका यह भी काम है कि वे जो है इस बात को भी सुनिश्चित करें क्षमा कीजिएगा, बस एक सेकेंड। तो वो इस बात को भी सुनिश्चित करें कि क्या कहते हैं, अन्य सेक्रेटरीज से कंसल्ट करने के पश्चात जो भी सलाह मशवरा होता है उसे भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री को सलाह दें। इसके लिए क्या होता है कि देश के प्रशासन के संदर्भ में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाई जाती है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, सचिवों की, भारत सरकार के सचिवों की, विशेष रूप से कैबिनेट में अन्य जो सचिव हैं या अन्य मंत्रियों के जो सचिव हैं, उन सब की एक समिति बन जाती है। और इस समिति के चेयरमैन कौन होते हैं? तो मिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। और इस कमेटी के माध्यम से जो भी क्या कहते हैं सूचनाएं वगैरह प्राप्त होती हैं, वे उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न के उत्तर में आप ये कहेंगे कि सभी सही हैं। अब इसके बाद है कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस कैन एंटरटेन ग्रीवांसेस अगेंस्ट लोक शिकायत निदेशालय, ये हिंदी में हुआ लोक शिकायत निदेशालय। तो लोक शिकायत निदेशालय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शिकायतों को ले सकता है? निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के विरुद्ध, पोस्ट ऑफिस के, या फिर पुलिस की जो है अतियों के विरुद्ध। आप जान लीजिए कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस का सृजन 1988 में किया गया। 1988 में यह गठित हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंट अपीलेट बॉडी है। यह एक स्वतंत्र अपीलीय निकाय है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें। स्वतंत्र अपीलीय निकाय है। और आपको यहाँ पर मैं एक बात याद दिला दूं, आपको इन सब के बारे में अलग से कुछ नहीं पढ़ना। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ गवर्नेंस से रिलेटेड, इनका जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा वही आपके लिए पर्याप्त है। आपके प्रश्नों का उत्तर उसी से हो जाएगा। आप अलग से पढ़ करके अपना जो है अपने आप को परेशान मत करेंगे, ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यह एक इंडिपेंडेंट अपीलेट बॉडी है जो कि नॉन स्टैट्यूटरी है। क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कि इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ यानी एक्ट पारित नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये कौन सी शिकायतें लेता है? तो यह केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें लेता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, पीएसबी, ना कि निजी क्षेत्र के बैंक। तो निजी क्षेत्र के बैंक नहीं आते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर के बैंक आते हैं। LIC लाइफ कॉर्पोरेशन आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, रेलवे भी आता है, पोस्ट ऑफिस भी आता है। ठीक है, फिर टेलीकम्युनिकेशन जो सरकारी हो वह भी आता है,
सिविल एविएशन भी आता है, नागरिक उड्डयन भी आता है। नागरिक उड्डयन के बारे के विरुद्ध भी शिकायत ले सकता है, उसमें इंक्लूडिंग एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है उसका भी, और इसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी शामिल हैं। साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट ट्रस्ट के विरुद्ध भी यह शिकायतें स्वीकार कर सकता है। तो इतना इसमें शामिल है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस का एक्सेस इसमें नहीं आया, तो यह भी नहीं है। इसका मतलब हुआ दूसरा और तीसरा, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से आप सभी प्रश्नों को जो भी मैं यहाँ लेकर के आया हूँ गवर्नेंस के पक्ष से, वह सब आप आराम से बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए। आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है अलग से कुछ करने की। अब ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Under Article 1 to 9 of the Constitution confers power to the Supreme Court to punish individuals for its contempt. ठीक है, Under Article 129 itself the Supreme Court has been declared as court of record. फिर तीसरा है अनुच्छेद 215, Article 215 of the Constitution provides that High Court shall be a court of record. And Contempt of Court Act 1971 regulates the contempt jurisdiction of the Supreme Court and High Courts. इसके बारे में जब मैंने क्लास ली थी तो बहुत विधिवत बताया था, फिर यहाँ मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। आपको पता है न्यायालय के अवमान का मामला, न्यायालय का अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संदर्भ में जहां एक और आर्टिकल 129 में प्रावधान किया गया है, वहीं 129 में इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो दूसरी ओर यह भी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 215 में कि हाई कोर्ट्स जो हैं वे भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हिंदी में अभिलेख न्यायालय होंगे। ठीक है, और फिर जब मैंने कंटेम्प्ट पढ़ाया था तो उस समय यह भी बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 रेगुलेट करता है कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, और इसी में दो तरह के बताए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति के या प्रकृति के, और दूसरा है सिविल। सिविल में आता है बहुत ही सामान्य सा मामला कि यदि कोई न्यायालय के किसी आदेश का अवमान कर देता है तो वह सिविल है। ठीक है, लेकिन अगर न्यायालय के जो है जुरिस्डिक्शन में आने वाले या न्यायालय की इम्यूनिटी से संबंधित जो चीज़ें हैं जैसे पब्लिकेशन वगैरह बिना उसकी परमिशन के नहीं हो सकता, अगर कोई करता है तो वह आपराधिक यानी क्रिमिनल माना जाता है, सिविल नहीं माना जाता। तो ये दोनों जो कंटेम्प्ट के तरीके हैं यह भी आपको पता है, आप अच्छे से इन्हें जानते हैं। बस अनुच्छेद और एक्ट का संभवतः आपको जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा होगा, तो आप इस कन्फ्यूज़न से भी दूर रहें। हमेशा याद रखें कि ये जो है एक्ट पारित किया गया था जिससे कि कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखें। अच्छा हाँ, तो आपका उत्तर जो है क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अंडर द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अपट्टी, अगला है 114वां क्वेश्चन। अंडर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स a particular official of a ministry may be asked to discharge a particular functions.
The rules of business define the authority and responsibility of the ministry. तीसरा, Constitution authorizes the PM to make rules for transaction of business of the government of India. अब देखिए, इसके संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह किसको ऑथराइज करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, तो याद रखिएगा ये जो रूल्स बनाने का, अच्छा हिंदी में भी एक बार आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ रूल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को व्यापार लिख देता है, हिंदी में ये व्यापार नहीं है, कार्यवाही नियमों के, कार्यवाही नियमावली कर दीजिए, नियमावली के तहत किसी मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी को एक विशेष कार्य का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है। फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस रूल यानी कि कार्यवाही या कार्य नियमावली इसको कहते हैं, अधिकार और जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। फिर कहता है कि संविधान प्रधानमंत्री को भारत सरकार के वही है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो है प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को दिया गया है अधिकार, कि वह जो है भारत सरकार के कार्य संचालन हेतु नियमों को बना सके। और यह प्रावधान आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में किया गया है, 77(3) में किया गया है। ठीक है, और 77(3) में यह भी कहा गया है कि न केवल वह भारत सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बना सकेंगे भारत के राष्ट्रपति, बल्कि एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज के संदर्भ में भी मंत्रालयों के आवंटन के संबंध में भी नियम बना सकेंगे। तो इसलिए आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका तीसरा पहले ही गलत हो गया। तो फिर है कि द रूल्स ऑफ बिजनेस डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अब ये ऐसा तो नहीं करते हैं कि कार्य नियमावली मंत्रालयों के प्राधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल को कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑफिशियल को किसी का, अच्छा रुकिए, हम आपको पूरा 77(3) ही बता देते हैं, सबसे अच्छा ये होगा। तो जब राष्ट्रपति को यह जो है अधिकार मिलता है 77(3) के तहत, तो दो तरह के जो है रूल्स बनाए गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल बनाया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। अब एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल का मतलब हुआ कि वही मंत्रालय के आवंटन से संबंधित, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब हुआ कि अब जो कार्य होंगे वो किस प्रकार होंगे। अब ये रूल्स क्या करते हैं? These rules enable the ministry or any other official subordinate to him exercise his power subject to the responsibility of the Council of Ministers to the Parliament। ठीक है, तो ये जो है किसी को कोई भी कार्य करने के लिए कहते हैं। ठीक, ये अलग बात है कि उस कार्य के प्रति उसकी जिम्मेवारी हमेशा संसद के प्रति रहेगी। दूसरी बात क्या है कि अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स अ पर्टिकुलर ऑफिशियल ऑफ अ मिनिस्ट्री में बी आस्क्ड टू डिस्चार्ज अ पर्टिकुलर फंक्शन। फिर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स डिफाइन द
authority, responsibility and obligation of each ministry and in the matter of disposal of business attached or allotted to it। तो वास्तव में क्या हुआ कि ये तीसरा तो गलत हो गया, ठीक, लेकिन पहला और दूसरा सही है। इसके ऑप्शंस गलत हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो नन आर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बदलता है तो 1 and 2 आर करेक्ट होंगे। क्लियर है? अब इन दिए गए ऑप्शंस में तो कोई करेक्ट नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ऐसा प्रश्न बनाता रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूपीपीसीएस के लिए मुझे लगता है अगर रिवाइड किया क्वेश्चन तो इतना चेंज जरूर कर देगा कि 1 and 2 जो है करेक्ट दे देगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 115वां सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। A judge of the Supreme Court can be removed by the President upon an address by both the houses of the Parliament. A judge of the Supreme Court can be removed on the ground of proved misbehavior or incapacity. The resolution seeking the removal of the judge of the Supreme Court or High Courts can be introduced in any house of the Parliament. हिंदी में क्या है यह प्रश्न? तो आप जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के अभिभाषण पर राष्ट्रपति द्वारा ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही गंदा ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट, एससी को अनुसूचित जाति लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। फिर है कि किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। फिर है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आपको पता है कि यह एकदम सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट हो के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनको हटाने की प्रक्रिया में संसद का हस्तक्षेप है। और कई बार इसे भी कुछ लोग इम्पीचमेंट लिख देते हैं, यद्यपि कि यह रिमूवल ही होता है। और आपको अच्छे से पता है कि संसद में जब दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए तब उसके पश्चात राष्ट्रपति उसे हटाते हैं, ठीक है, जो रिमूवल प्रोसेस है। फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कदाचार अथवा अक्षमता जब सिद्ध हो जाए तभी ऐसा हो सकता है, और जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह भी करेक्ट है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर में आप कहेंगे कि सभी सही हैं। अब देखिए, यह एक प्रश्न आपका एनडीसी के बारे में है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस लिए बनाई गई? तो भाई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कह रहा है, पहला ऑप्शन टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द प्लान। फिर कहा गया टू प्रमोट द कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर कहा गया टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद किस लिए बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, एनडीसी वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट क्या क्या? तो प्रमोट की जगह लिखिए स्ट्रेंथन, ज्यादा अच्छा है। टू स्ट्रेंथन एंड mobilize, to strengthen and mobilize the efforts and resources, the efforts and resources of the nation in support of the plan
इन सपोर्ट ऑफ द प्लान पहला, फिर टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज दूसरा, ठीक है, इन ऑल वाइटल स्फीयर्स एंड टू एंश्योर द बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो तीसरा करेक्ट नहीं हुआ, इसलिए इसका पहला और दूसरा सही होगा। तीसरा क्या कह रहा है कि टू एंश्योर द बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट, पूरे देश में यानी कि देश के सभी भाग में संतुलित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था, क्रिएट किए जाने का लक्ष्य यह था। तो ध्यान रखेंगे आप इन 3 प्रमुख बातों को याद रखिएगा। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इसमें नहीं आता है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ द recommendations of the Administrative Reform Commission, what are the revised functions of the NDC? NDC के जो है पुनरीक्षित कार्य कौन कौन से हैं, जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा के पश्चात बदले गए। ठीक है, तो वास्तव में एनडीसी के कार्यों में कुछ बदलाव लाने का सुझाव दिया गया था एआरसी द्वारा, और उसके पश्चात जो फंक्शंस इसके हैं उनके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, और मैं तो आपको सोच रहा हूं कि उसके जो रिवाइज्ड फंक्शंस हैं वो आपको एआरसी की अनुशंसा के बाद, एआरसी की अनुशंसा के बाद जो भी रिवाइज्ड फंक्शंस हैं उसे मैं आपको समझा। तो एआरसी की अनुशंसा के बाद जो रिवाइज्ड फंक्शंस हुए, इसके पुनरीक्षित जो कार्य हुए हैं वो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो कंसीडर दी important questions of social and economic policy affecting social and economic policy affecting national development, फिर prescribing guidelines and functions, guidelines for the formulation of the national plan including the assessment of resources for the plan। तीसरा है कंसीडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। अब आप समझ सकते हैं कि ये कम हो गया है इसका रोल। चौथा है रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू रेकमेंड सच मेजर्स एज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द एम्स एंड टारगेट्स सेट आउट इन द नेशनल प्लान। अब चूंकि नेशनल प्लान बन नहीं रहे हैं तो नीति आयोग अपना अलग तरीके से काम कर रहा है, फिर भी ये 4 फंक्शंस यदि प्रश्न रिपीट होता है तो आपके लिए काम आने वाले हैं। तो अब अगर आप देखिए तो फार्मुलेटेड बाय स्टेट एजेंसीज नहीं आता इसमें, प्लान आफ्टर कंसिडरिंग इन एग्जीक्यूशन का कोई मामला नहीं आया, क्रियान्वयन नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल पहला सही उत्तर है। ओनली 1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next question is, who among the following are not the members of zonal councils? निम्नलिखित में से कौन जो है वे जोनल काउंसिल में नहीं आते हैं? चलिए, तो क्षेत्रीय परिषदों में कौन से
शामिल नहीं होते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो अगर आप ध्यान दें तो जोनल काउंसिल्स के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी, क्षेत्रीय परिषदों में कौन शामिल नहीं होता, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के राज्यपाल या फिर योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन, या आप इसे नीति आयोग भी बना सकते हैं वर्तमान के लिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए इन पर, तो आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। एक्चुअली जोनल काउंसिल्स को बनाया गया था कि भाई प्लान इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट किया जा सके और रीजनल डेवलपमेंट को सहयोग के माध्यम से, आपसी कोऑपरेशन के माध्यम से, राज्यों के आपस में सहयोग के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। इन उद्देश्यों के साथ जोनल काउंसिल्स को क्रिएट किया गया और आपको पता है 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई, नॉर्दर्न, फिर वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, है ना, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल, और आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न भी बना दिया गया है एक छोटा काउंसिल। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि पूरे के पूरे देश के भौगोलिक विभाजन को, पूरे देश को भौगोलिक आधार पर जोनल काउंसिल्स में विभाजित किया गया, तो अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो पहली बात जान लें कि चाहे जो जोनल काउंसिल हो उसका अध्यक्ष, उसका चेयरमैन कौन होता है, तो संघ सरकार का मिनिस्टर ऑफ होम, गृह मंत्री, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद जो है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते ही होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री काउंसिल में शामिल होते हैं जो उस जोन के अंतर्गत आते हैं। फिर पहले 1 नॉमिनी होता था प्लानिंग कमीशन का, अब आ जाएगा नीति आयोग का। फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच रिस्पेक्टिव स्टेट भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो होम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर नहीं बल्कि चीफ जो है चीफ मिनिस्टर आते हैं, गवर्नर नहीं आते हैं। कौन आता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए, यूनियन होम मिनिस्टर उसके है ही हैं, और एक मेंबर जो है प्लानिंग कमीशन का नॉमिनी होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं है कि वह डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो तो सीएम रहेगा, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, डेवलपमेंट कमिश्नर रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे। तो वास्तव में ऑप्शंस अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल है कि आप किसी को सही कह सकें। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर है, तीसरा है, चौथा है, लेकिन सही कोई नहीं दिख रहा है। तो नन आर करेक्ट जो है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, गृह मंत्री रहते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर्स रेस्पेक्टिव स्टेट्स के, फिर प्लानिंग कमीशन का यानी अब नीति आयोग का एक नॉमिनी, एक नामी सदस्य, और फिर चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर्स जो भी हों उस क्षेत्र के, वे भी शामिल रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। Question number 119. Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India?
राज्यसभा को कौन सी विशिष्ट शक्तियां या विशेष शक्तियां भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति या फिर उसकी टेरिटरी बदलने की शक्ति। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक, ये रॉन्ग है, इसको डिलीट मारिए। टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू डिटरमाइन द पेंशंस ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। To determine the functions of the election commission and to determine the number of election commissioners। इसको हिंदी में भी सुन लिया जाए। किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलने के लिए एक या राज्य का नाम बदलने की शक्ति, लिए की जगह की शक्ति मान लीजिए, बदलने की शक्ति। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए संसद के लिए बस ऐसे कर दीजिए कि संसद को या संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने का विशेष अधिकार है, दिया जाता है। इसको राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना और उसकी पेंशन का निर्धारण रिटायरमेंट के बाद, और चुनाव आयोग के कार्यों को निर्धारित करने और चुनाव की संख्या निर्धारित करने का शक्ति। ये जो 4 ऑप्शन हैं, चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करने की विशेष शक्ति, यह भी इसमें जोड़ देता है। आपको पता है कि इसमें अगर केवल एक देखना है तो बस बी ऑप्शन ही सही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए क्या कहता है संविधान? जैसा राष्ट्रपति जो है निश्चित करें समय समय पर। ठीक है। और पेंशन वगैरह ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट की शक्ति है, किसी एक हाउस की शक्ति नहीं है। ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए, इसलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? सार्वजनिक वित्त पर या लोक वित्त पर, भारत में लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के तरीके निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, संसद के समक्ष। मैं हिंदी में यही पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी वाला आप देखिए ही मत। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाना। फिर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात ही भारत की संचित निधि से धन निकाले जाने का अधिकार मिलना या दिया जाना। तीसरा है प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान तथा पूरक अनुदान का प्रावधान। फिर है अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मीडियर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट। तो इसको आधा पढ़ देते हैं हिंदी में कि कम से कम मध्य अवधि मतलब साल के 6 महीने में एक बार सरकार की मैक्रो इकोनॉमिक व्यष्टि अर्थशास्त्रीय पूर्वानुमानों का रिव्यू करना, पुनरीक्षण करना। और ठीक है, एक्सपेंडिचर बाय अ पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, और पार्लियामेंट्री संसदीय बजट ऑफिस द्वारा व्यय का भी पुनरीक्षण करना। फिर है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, संसद में वित्त विधेयक को लाना या लाया जाना। अब आप अगर देखिए तो इसमें जो है क्या क्या है, तो क्या जो है बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, संसदीय वित्त पर या सरकारी वित्त पर
पब्लिक फाइनेंस पर संसदीय नियंत्रण है या नहीं, तो आप कहेंगे यस। फिर क्या जो है सीएफआई से, संचित निधि से धन जब तक एप्रोप्रिएशन बिल नहीं पारित हो सकता, नहीं निकाला जा सकता, यस, ये भी नियंत्रण का तरीका है। फिर प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट, यह भी है। वोट ऑन अकाउंट, यह भी है। नहीं देगा तो खर्चा ही नहीं होगा, कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या चौथा है, तो चौथा नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट वगैरह का जो रिव्यू करने का काम है, वह इसका काम नहीं है, चौथा नहीं है। पांचवा फाइनेंस बिल, ये जो है क्या देता है शक्ति, वित्त विधेयक क्या शक्ति देता है, तो सीएफआई में धन जमा करने की शक्ति, क्योंकि यह बजट का राजस्व भाग होता है, ये आपको पता है। वैसे मैं सोच रहा हूं कि आपको एक अच्छी तरीके से समझा देता हूं। जो वित्तीय नियंत्रण के तरीके हैं उसमें आप समझें बजट प्रस्तुत करना, फिर यहाँ तक कि वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट भी इसी में आता है। अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान की मांगों पर मतदान भी नियंत्रण का तरीका है। फिर आप देखिए तीसरा, ठीक है, क्या कहते हैं, ये जितने भी अनुदान हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, चाहे वोट ऑन अकाउंट हो, ये सारे के सारे। फिर दोनों बिल कौन कौन से, एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, और दूसरा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। आपको पता है विनियोग विधेयक सरकार के व्यय पक्ष का विधेयक है, और वित्त विधेयक राजस्व पक्ष का विधेयक है। ये सारे इस नियंत्रण में आते हैं। और यहाँ तक कि अनुदान की मांगों पर जब मतदान चलता है तो कटौती प्रस्ताव जो लाए जा सकते हैं वे भी क्या कहें, वित्त पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के तरीके में ही शामिल होते हैं। यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो ये वित्त पर नियंत्रण का तरीका है। और वित्त पर नियंत्रण के तरीके में आप कैग को भी शामिल करिएगा, यह भी संसद की ओर से काम करते हैं, इसलिए कैग भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपका हालांकि इस प्रश्न का उत्तर क्या बन रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बनता है ए, क्योंकि चौथा इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं, तो ए उत्तर है। चलिए, अनअकैडमी लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 फ्री मिनी कोर्स है, इंट्रोडक्शन एंड कवरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 27, 28, 29 सितंबर। फ्री है साहब, कर सकते हैं आप। बैच कोर्सेज हैं, बहुत सारे बैचेस कंप्लीट हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। फिर उसके बाद 12 महीने में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 29 सितंबर से शुरू हो रहा है यह बैच। एक्सपीडिशन कोर्स जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस क्रैश कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में, यह ऑनगोइंग है, ये बैच चल रहा है। और फिर आइए अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न यह है 121, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर किसमें इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो एजुकेशन पर प्रभाव रखता है, एजुकेशन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कोई ऐसा प्रावधान है, आप ध्यान करिए, तब तक हम आगे बात करते हैं कि डीपीएसपी से
रिलेटेड जो एजुकेशन पर कोई प्रावधान करता है। फिर है दूसरा रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय। फिर 5वां शेड्यूल, 5th शेड्यूल, फिर 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं मान्यवर। अब आप देखिए 5वां, 6वां और 7वां अनुसूची भी दी गई है। इसमें से ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिन्हें आप मान सकते हैं? तो जरा ध्यान कीजिए। तो डीपीएसपीज में आर्टिकल 45 प्रावधान करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 years। 7th शेड्यूल में क्या है? 3 अनुसूचियां हैं, ठीक, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। और आपको यह भी पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन दिया गया है, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, और फिर जो है अर्बन और लोकल बॉडीज यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो 11वीं और 12वीं अनुसूची बनी, शेड्यूल बने 11th एंड 12th। तो 11th शेड्यूल में ग्रामीण में 17वें नंबर की जो नंबर का जो आइटम है वह है एजुकेशन। वैसा ही अर्बन के लिए यानी 74वें संविधान संशोधन में 13वें नंबर पर जो है वह शिक्षा है। तो इस तरह से आप 6ठी 5वीं अनुसूची तो छोड़ दीजिए, 6ठी भी छोड़ दीजिए, 7th में है, रूरल अर्बन में है, डीपीएसपी में है। तो 1, 2, 5 आपका उत्तर हुआ सी। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण सा है, इसलिए याद रखिएगा, प्लीज भूलिएगा मत। अगला प्रश्न है, द हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज प्लानिंग कमीशन। देखिए अब इसमें जो है क्या कहते हैं, कुछ चीजें आपको मान के चलनी पड़ेंगी कि रिपीटिशन हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें नहीं हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में द हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन। चलो भाई कोई बात नहीं। सेकंड क्या है, द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट बॉडी ऑफ प्लानिंग तो भैया हो नहीं सकती प्लानिंग कमीशन। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तो पहली बात ये रह नहीं गई है, लेकिन जब होती तो जानते हैं कैबिनेट सब कुछ करती है। ये तो प्लानिंग नहीं, प्लान फॉर्मुलेशन करती है। प्लान फॉर्मुलेशन की बड़ी बॉडी हो सकती थी, लेकिन प्लानिंग तो भैया देश कैसे चलेगा वो वही करता था। ठीक है, लेकिन ये दूसरा सही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स सोशल एंड इकोनॉमिक है ना 7th शेड्यूल, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा तो सही है, इस पे आप जा सकते हैं। पहला इसका गलत ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। निम्नलिखित में से कौन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्ट 1993 के आधार पर एनएचआरसी का क्या हो सकता है, अध्यक्ष या चेयरमैन? तो पहला ऑप्शन है एनी सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी सर्विंग जज ऑफ द हाई कोर्ट,
only a retired Chief Justice of India, only a retired Chief Justice of a High Court. तो ध्यान रखिए कि एनी सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका उत्तर है। केवल भारत का जो अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होगा वही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया जा सकता है। आपको पता होगा कि इस एक्ट के द्वारा एनएचआरसी का गठन किया गया, एनएचआरसी का गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अदर मेंबर्स, और ये फुल टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स के अलावा कमीशन जो है क्या करता है, कुछ डिग्निटरीज को डीम्ड मेंबर्स रखता है, जो फुल टाइम तो नहीं है लेकिन डीम्ड मेंबर्स हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आता है नेशनल चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, फिर एससी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोगों के जो राष्ट्रीय आयोग हैं उनके चेयरपर्सन, फिर महिला आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्षा। ठीक है, ये भी डीम्ड होते हैं। इस तरह से जो है आप देखें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का इस तरह से किया गया है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सभी क्षेत्रों का क्या हो, सभी समुदायों का एक तरह से पार्टिसिपेशन भी हो और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को रोका जा सके। अब है अगला प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया। The government of India has notified 5 communities, namely Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists and Zoroastrians as minorities. दूसरा, National Commission for Minorities was given statutory status in 1993. तीसरा, the smallest religious minority in India are the Zoroastrians. चौथा, the Constitution of India recognizes and protects religious and linguistic minorities. तो ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 5 रिलीजियस कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियंस as per under the National Commission for Minorities Act 1992. National Commission for 1992, not 1993. ठीक, 1993 नहीं बल्कि 1992। The smallest religious minority is Zoroastrian. अच्छा, जोरास्ट्रियंस का मतलब पारसी होता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, ठीक है, तो एक्ट आया 1992 में, ठीक, तो 1, 3, 4 ऑप्शन ही नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, इसको ठीक कर लीजिए, इसको करिए 1, 3, 4। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 125,
Which article of the Constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility of instruction in mother tongue at the primary stage of education? प्राथमिक जो है लेवल पर शिक्षा प्रदान करने का कौन सा ऐसा प्रावधान कौन सा है? मदर टंग में ये प्रश्न जो है 351A है, 350A, अनुच्छेद 350A में ही यह प्रावधान किया गया है कि प्राइमरी लेवल पर क्या करना है, तो मातृभाषा में देना है क्या, एजुकेशन। फिर 349 क्या करता है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो है स्पेशल प्रोविजन प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटेड टू दी लैंग्वेज है। भाषा से संबंधित कुछ विशेष कानूनों के जो है इनैक्टमेंट की प्रक्रिया 349 में दी गई है। 351 और 350 में क्या है, तो 350 में है कि लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, शिकायतों के निवारण के लिए यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सी भाषा या किस प्रकार की भाषा कोई प्रयुक्त कर सकता है। 351 में दिया गया है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं 351 में। तो हालांकि इसका उत्तर है 350, लेकिन बाकी के बारे में भी आप गए हैं जान। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्वेश्चन जो है देखिए, अच्छा नहीं रिपीट नहीं हुआ है। इट्स चेयरमैन मस्ट बी और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। इट हैज फॉर्मेशंस इन ईच स्टेट एज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस, सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग भी इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं। इसकी जो शक्तियां हैं, इट्स पार्ट्स आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, इसकी शक्तियां केवल अनुशंसात्मक हैं। फिर है इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमन एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन, आयोग में एक सदस्य को महिला होना ही चाहिए। यह कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये बिल्कुल सही हैं, चार के चारों ऑप्शन, आपके कोई भी ऑप्शन इसमें से रॉन्ग नहीं है। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आपका आंसर की एक दो आंसर्स जो बीच में डिस्टर्ब हुए हैं उनको ध्यान रखिएगा, केवल आंसर की पर रिलाई नहीं करिएगा। अन अकेडमी, यूपीपीएससी, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओआरओ, एसआई, ट्रिपल एससी, लेखपाल भी ऑप्शनल कोर्स, बहुत कुछ हैं। आप बस मनो लाइव का कोड लगाइए और क्या कीजिए, आप इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, 10% का डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन है, नो कॉस्ट ईएमआई पर उपलब्ध हो रहा है और आप मनो लाइव कोड के साथ लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलना ही मिलना है। इसी के साथ सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं और इसमें भी बहुत सारी छूट है। हमें ज्वाइन करें, यूट्यूब पर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर, ये आपकी अनअकैडमी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ अब मैं आपसे इस क्लास में भी क्या कर रहा हूं, लेता हूं विदा। ध्यान रखिए,
मस्ती से पढ़ते रहिए और धन्यवाद।